चलिए तो स्टार्ट करते हैं अगला चैप्टर। ये है हमारा छोटा सा ही चैप्टर है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, या इसी को शॉर्ट में हम लोग क्या कहेंगे, शॉर्ट में इसे EMW कहेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, तो जो चैप्टर है वो आप एक बार के लिए स्पेसिफिकली जेई मेन या नीट ओरिएंटेड मान सकते हैं। जो फिर से हमारा जो जेई एडवांस का सिलेबस है, तो उसमें ये इसके जो कुछ भी इसके जितने भी टॉपिक्स हैं वो एज सच मेंशन नहीं है, सिलेबस के अंदर मेंशन नहीं है। ठीक है, लेकिन आने का तो आप एक्सपेक्ट तो कर ही सकते हैं कि सवाल आना होगा तो आ ही जाएगा। ठीक है तो इसकी जो हम लोग थोड़ा पढ़ाई करने वाले हैं वो फॉर्मूला ओरिएंटेड ही करेंगे। ठीक है, डेरिवेशन कुछ एक आधा मैं बता दूंगा, पर अगेन वही डेरिवेशन का बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस नहीं है। एंड रिजल्ट थोड़े ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये चैप्टर मतलब उस ग्रुप का चैप्टर है जहाँ पे आप कम टाइम इन्वेस्ट करके स्कोर कर सकते हैं। एक आधा सवाल तो हर सेट में होता ही होता है इसका। एक आधा कहने का मतलब है जैसे 6 शिफ्ट में एग्जाम हुए तो कम से कम 3 पेपर में तो इसका एक सवाल रहता ही रहता है। ठीक है, और चैप्टर छोटा है, फॉर्मूला बेस्ड है, तो ज़्यादा मतलब कम एफर्ट लगा के यहाँ से स्कोर किया जा सकता है। ठीक है, चलिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव EMW तो वेव के बारे में एक बार थोड़ी बेसिक बात कर लेते हैं। वेव क्या होता है, वेव क्या होता है? तो वेव की तो हमारी वही डेफिनेशन है कि वेव एक फिक्स पैटर्न या एक रिपीटेड पैटर्न ऑफ डिस्टरबेंस होता है ऐसा, जिसकी हेल्प से आप एनर्जी को, मोमेंटम को या डिस्टरबेंस को एक जगह से दूसरी जगह तक भेज देते हैं विदाउट नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ मीडियम पार्टिकल। ठीक है, ये किसी वेव की जनरल डेफिनेशन है, जनरल डेफिनेशन है। ठीक है, तो हम लोग सीधा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में बात करते हैं। तो ये वेव बेसिकली दो टाइप के होते हैं, एक होता है मैकेनिकल और दूसरा होता है नॉन मैकेनिकल। मैकेनिकल वो वेव जिसको एक मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है प्रोपगेशन के लिए। नॉन मैकेनिकल वो वेव होते हैं जिसको कोई मीडियम नहीं चाहिए होता है एक जगह से दूसरी जगह तक जाने के लिए। समझ गए मेरी बातों को? तो मैं ये कहना चाह रहा था कि ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है इट इज नॉन मैकेनिकल। नॉन मैकेनिकल को ही हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बोलते हैं। ठीक है, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के प्रोपगेशन के लिए कोई एक मैकेनिकल मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, नहीं होती है। ठीक है, चलिए एक और दूसरे टाइप का कैटेगराइजेशन आपने पढ़ा होगा जो होता है लॉन्गिट्यूडनल और दूसरा ट्रांसवर्सल। लॉन्गिट्यूडनल से मेरे कहने का मतलब है यदि वेव प्रोपगेशन इस दिशा में हुआ है ऐसा, तो वेव को फॉर्म करने वाले जो कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट हैं, वो वेव जिस चीज का बना है या जिस डिस्टरबेंस का बना है, तो उस पार्टिकल का डिस्टरबेंस भी यदि वेव मोशन के ही डायरेक्शन में होता है तो इसे लॉन्गिट्यूडनल वेव कहते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए साउंड वेव, जैसे साउंड इस डायरेक्शन में ऐसे प्रोपगेट की है तो जो एयर के जो मॉलिक्यूल हैं, जो मीडियम है, वो इसी डायरेक्शन में ऐसे ही ऑसिलेट होते हैं ऐसा। तो ये वेव लॉन्गिट्यूडनल होता है। दूसरा ट्रांसवर्सल वेव होता है, यानी कि यदि वेव ऐसे प्रोपगेट की है तो जो डिस्टरबेंस है, डिस्टरबेंस वो इस दिशा में ऑसिलेट नहीं करता है बल्कि इससे 90 डिग्री के एंगल पर किसी प्लेन में ऑसिलेट कर रहा होता है। तो वही हमारा क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। यानी दूसरी बात है कि इट इज ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल वेव। ट्रांसवर्सल वेव, ट्रांसवर्सल वेव वाली बात को ही फिर से देखिएगा। ऐसा है कि यदि वेव का प्रोपगेशन इस दिशा में हुआ है, वेव इस डायरेक्शन में भागी है, तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एयर में या वैक्यूम में जितनी स्पीड से चलता है दैट इज सेम एज स्पीड ऑफ लाइट। सी से मैं डिनोट कर रहा हूं, यानी वेव का जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है वो इस ये डायरेक्शन में है। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बेसिकली इसके जो कंपोनेंट होते हैं वो एक ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड होता है। इसके कंपोनेंट क्या है, ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड है। इसको हम लोग चैप्टर में आगे देखेंगे। तो इस वेव मोशन से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ऐसा सा एक प्लेन है, ये एक प्लेन है, और इसी प्लेन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ऐसा ऑसिलेट हो रहा होता है और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर ऐसा ऑसिलेट हो रहा होता है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर ऐसा ऑसिलेट हो रहा है। मेरे कहने का मतलब है कि यदि वेव ऐसी चली है, ऐसी, तो यहां पर एक प्लेन इमेजिन कीजिए,
उस प्लेन में इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर यदि ऐसा ऑसिलेट हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर ऐसा ऑसिलेट हो रहा है। ठीक है, वेव कैसे गई, ऐसे, तो उससे परपेंडिकुलर प्लेन में इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर ऑसिलेट हो रहे हैं, तो ये कौन सा वेव है, ट्रांसवर्सल वेव है। समझ गए। चलिए वेव की वेलोसिटी के बारे में मैं बात कर लेता हूं कि वेलोसिटी ऑफ EMW इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। कहां पर, इन एयर या वैक्यूम में। ठीक है, और ये जो किसी वेव की वेलोसिटी है ये एक्चुअली मीडियम का ही फंक्शन होता है। मेरे कहने का मतलब है कि जैसे ही मीडियम चेंज होगा तो वेव की वेलोसिटी भी चेंज हो जाएगी। वेलोसिटी इन सम अदर मीडियम, किसी भी दूसरे XYZ मीडियम में जो वेलोसिटी है दैट इज इक्वल टू C/n होता है, और ये n आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये क्या है, इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। ठीक है ना। ओके हाँ, इस बात को चाहे तो लिख भी सकते हैं क्या, कि इट कंसिस्ट ऑफ टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। मतलब इसके जो कंपोनेंट्स हैं ये एक टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक और टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड है। मतलब एक ऐसा इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड जो टाइम के साथ कांस्टेंट नहीं है। यदि मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो एग्जाम्पल इसके बहुत सारे हैं, जैसे एक्सरेज, यूवी रेज, लाइट, गामा रेज, रेडियो या माइक्रोवेव्स। तो ये पूरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बिल्कुल एक फैमिली है। ठीक है, इससे रिलेटेड प्रॉपर्टीज वगैरह हम लोग बिल्कुल लास्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल सारी बातें जो है ये बिल्कुल बेसिक बातें हम लोगों ने किया है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से रिलेटेड। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कपलिंग ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। कपलिंग ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से मेरे कहने का मतलब है कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड है ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड कपल्ड होते हैं। इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड कपल्ड होते हैं। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, बिल्कुल मैं बेसिक से स्टार्ट करता हूं, सुनिएगा। देखिए, जैसे हम लोगों ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर के अंदर एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, और वो कॉन्सेप्ट ये था कि जैसे ये हमारे पास कोई एक रीजन है और इस रीजन में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो मैग्नेटिक फील्ड टाइम का फंक्शन है, यानी मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ बदल रहा है। यदि इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ बदलने लगता है तो आपको पता है कि इस रीजन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड और आ जाता था ना। इस रीजन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड और आ जाता था। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी है वो इस बात पर डिपेंड करता था कि ये मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ इस रीजन में बढ़ रहा है या घट रहा है। यदि मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ इस रीजन में बढ़ रहा होता था तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसी, जैसे एरो मैंने बना रखी है वैसी है। यदि यही मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ घट रहा होता तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी आ जाता। ओके, तो इस फेनोमेना से हम लोगों को क्या समझ में आया था कि यदि इस रीजन में एक मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है जो टाइम के साथ बदल रहा होता है तो ये टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस या एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर देता है ना। ये वाली बात तो सही है। यानी क्या मैं ऐसा लिख दूं कि अ टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट्स या induces an electric field। तो इलेक्ट्रिक फील्ड सुनते के साथ आपके दिमाग में ये वाली बात आई होगी कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड का तो एक रीजन हमारे पास कोई एक स्टैटिक चार्ज पार्टिकल भी हुआ करता था। स्टैटिक चार्ज पार्टिकल की वजह से जो बनने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड थी और किसी टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो बनने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये दोनों एक दूसरे से अलग होती है।
स्टैटिक चार्ज पार्टिकल की वजह से जो बनने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड थी वो तो कंजर्वेटिव फील्ड थी, लेकिन ये वाला फील्ड थोड़ा नॉन कंजर्वेटिव टाइप का होता है। थोड़ा क्या मतलब, नॉन कंजर्वेटिव फील्ड ही होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मेशन के पीछे का जो रिस्पॉन्सिबल रीजन है वो या तो स्टैटिक चार्ज है, या नहीं तो एक ऐसी मैग्नेटिक फील्ड है जो टाइम के साथ चेंज होती है। ये दोनों जने इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्म करते हैं। ठीक है, इसीलिए मैंने क्या लिखा कि टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड कैन क्रिएट या इंड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड। सिंपल सिंपल। तो फिर लोगों ने सोचना स्टार्ट किया कि यदि एक टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर सकता है, तो क्या इसका उल्टा भी सही हो सकता है? क्या इसका उल्टा भी ट्रू है? तो आंसर इज यस। हमारे पास कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट्स हैं, कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट्स डिजाइन किए गए, उन एक्सपेरिमेंट्स के बारे में थोड़ा बहुत हम लोग पढ़ेंगे भी, जो इसके उल्टे को भी सही करके बताता है। यानी कि आपके पास एक ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए जो टाइम के साथ वेरी कर रहा हो, टाइम के साथ वेरी कर रहा हो, तो वो टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्रिएट कर सकता है, इंड्यूस कर सकता है क्या? मैग्नेटिक फील्ड। तो इस बात को भी लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, कि अ टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट्स या इंड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, इसके बारे में अभी तक आपने पढ़ा नहीं है, इसके बारे में अभी तक आपने पढ़ा नहीं, इसके बारे में पढ़ लिया था। ये वाला पार्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन टॉपिक के अंदर आपने पढ़ लिया था, इसके बारे में हम लोग अब पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, सुनिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। सबसे पहले तो मैग्नेटिक फील्ड के हम लोग एक बार के लिए प्राइमरी सोर्स के बारे में बात करते हैं, कि जो मैग्नेटिक फील्ड का प्राइमरी सोर्स है वो क्या है। तो आप बोलेंगे मूविंग चार्ज, यानी कि कोई एक ऐसा चार्ज पार्टिकल जिस चार्ज पार्टिकल के पास वेलोसिटी हो तो वो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। ये तो बकायदा आपको पता है ही सही। मतलब एक बार के लिए मैं ये फिगर इरेज कर रहा हूं, देखिएगा। मैं ये कह रहा था कि यदि मैं आपको बोलूं कि हमारे पास एक ऐसा करंट कैरिंग वायर, क्या है? करंट कैरिंग वायर। तो इस करंट कैरिंग वायर में ऐसा करंट फ्लो हो रहा है, मतलब कि इलेक्ट्रॉन्स का मोशन इस दिशा में हो रहा है, और इलेक्ट्रॉन के मोशन होने की वजह से इसके आस पड़ोस में मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होते हैं ना। मतलब ऊपर वाले पॉइंट पर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ बाहर की तरफ है, नीचे वाले पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर अंदर की तरफ है। ये मैग्नेटिक फील्ड की एग्जैक्ट वैल्यू क्या है? यदि ये वायर से आर डिस्टेंस आगे पॉइंट हम लोग लेते हैं तो बायोट-सवर्ट लॉ यूज करके हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड निकाल भी रखा है कि मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर के बराबर होता है। ठीक है, ओके, ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड है। यदि यहां पे आप कोई मैग्नेट वगैरह रख दें, यहां पर आप कोई मैग्नेट वगैरह रख दें, तो उस मैग्नेट पर इस फील्ड की वजह से टॉर्क या फोर्स लगेगा। ठीक, ये हम लोगों को पता है। अब सुनिएगा नेक्स्ट, अगली बात कि ये मान लेते हैं हमारे पास एक ऐसा प्लेट है, ये कंडक्टिंग प्लेट्स है, कंडक्टिंग प्लेट्स है, और इन कंडक्टिंग प्लेट को हम लोगों ने किसी बैटरी से कनेक्ट कर दिया। ये जस्ट ऐसे दो हमारे पास ऐसे कंडक्टर के प्लेट्स हैं, इन कंडक्टर के दोनों प्लेट को एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, तो बैटरी क्या करेगा? बैटरी क्या करेगा? बैटरी यहां से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, यानी इस प्लेट पर आपके पास कुछ पॉजिटिव चार्ज, और ये इलेक्ट्रॉन ऐसे चलते 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 इधर की तरफ यहां आ जाएगा, तो इस प्लेट पर कुछ नेगेटिव चार्ज होगा ना, ऐसा। मतलब दैट्स हाउ सर्किट में करंट फ्लो हो रहा होगा। वो करंट आप ऐसा बता सकते हैं कि सर्किट में फ्लो होने वाला करंट ऐसा है, सर्किट में फ्लो होने वाला करंट ऐसा ऐसा। ठीक है, तो किसी टाइम टी पर ये जो चार्ज होगा वो चार्ज कांस्टेंट नहीं होगा। यही काम हम लोगों ने कैपेसिटर या पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए बकायदा कर रखा है चार्जिंग डिस्चार्जिंग में, कि कैपेसिटर को यदि किसी बैटरी के क्रॉस हम लोग कनेक्ट करते हैं, लीजिए यहाँ पे एक रेजिस्टर भी डाल देता हूँ, तो कैपेसिटर की प्लेट पर जो है चार्जेस वो टाइम के साथ चेंज करते हैं, और टाइम के साथ चेंज होने की वजह से इस रीजन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, जैसे जैसे इन दोनों प्लेट्स पर ये जो प्रेजेंट चार्जेस हैं वो चार्जेस बदलेंगे, तो इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड भी बदलेगा। इस रीजन में क्या बदलेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड भी बदलेगा। ठीक है, तो यही बार मैग्नेट या यही मैग्नेटिक निडल जो यहां पर रखा हुआ था इस कंडक्टिंग वायर से आर डिस्टेंस आगे, तो उसी बार मैग्नेट को यदि हम लोग इस रीजन में रखते हैं, यहां पे रखते हैं, यहां पे रखते हैं, तो हमारा एक्सपेक्टेशन क्या था?
हमारा एक्सपेक्टेशन तो ये था कि इस बीच वाले रीजन में कोई करंट वरंट है नहीं, करंट नहीं है यानी कि कोई मूविंग चार्ज नहीं है, और कोई मूविंग चार्ज नहीं है तो यहां पर भी कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होना चाहिए था, हेंस इस बार मैग्नेट पर कोई टॉर्क या फोर्स नहीं लगना चाहिए था। लेकिन हुआ इसका उल्टा। जैसे ही इस बार मैग्नेट को आप इस रीजन में लेकर आते हैं, दोनों मेटालिक प्लेट के बीच वाले रीजन में लेकर आते हैं, तो हम लोग नोटिस करते हैं कि ये बार मैग्नेट भी कुछ ना कुछ फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है या कुछ ना कुछ टॉर्क एक्सपीरियंस कर रहा है। तो एक मैग्नेटिक सब्सटेंस कब फोर्स या टॉर्क एक्सपीरियंस करता है? जब उस रीजन में कोई मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट हो। यानी कि इस एक्सपेरिमेंट से यह प्रूव हुआ कि ये मैग्नेटिक बॉडी यदि कुछ फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, यानी यहां पर भी एक मैग्नेटिक फील्ड है जो इस मैग्नेटिक सब्सटेंस के ऊपर फोर्स या टॉर्क लगा रहा है। आई बात समझ? तो अभी तक हमें क्या जानकारी थी कि मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्मेशन के पीछे का जो रिस्पॉन्सिबल रीजन है वो चार्ज का मोशन है, और अब हमें यह पता चल रहा था कि चूंकि इस रीजन में ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट नहीं है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम का फंक्शन है। तो क्या हम लोग ऐसा बोल दें कि एक ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड जो टाइम के साथ बदलती है वो भी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर सकती है? यानी कि ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है वो इंटरकपल्ड है। यदि टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है, तो वैसे ही टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर सकता है। आ गई बात समझ? ठीक है। तो समरीज कि इन दो मेटालिक प्लेट्स के बीच वाला जो रीजन था वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट नहीं होने की वजह से, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम के साथ बदलने की वजह से इस रीजन में भी एक मैग्नेटिक फील्ड फॉर्म हो गया, जो हमें यह बताता है कि टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एक मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स होता है। आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, चलिए और नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं मैक्सवेल्स डिस्प्लेसमेंट करंट या सिर्फ डिस्प्लेसमेंट करंट। डिस्प्लेसमेंट करंट स्टार्ट करने के पहले मैं एक बार आपको याद दिला दूं, वैसे आई होप बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको याद होगा कि जो कंडक्शन करंट होता है या जो कन्वेंशनल करंट होता है, मतलब अभी तक जो आप ऑल्टरनेटिंग या डायरेक्ट करंट में पढ़ते आ रहे थे, दैट वाज कंडक्शन करंट। जैसे ये हमारे पास सिंपली कोई एक वायर है, इस वायर में करंट हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं? तो करंट इज सिंपली रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, ठीक है। आज हम लोग एक दूसरे टाइप का करंट इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं जिसका नाम है डिस्प्लेसमेंट करंट या मैक्सवेल्स डिस्प्लेसमेंट करंट। तो इस करंट के बारे में सबसे पहली बात तो मैं यही कह दूं कि इट इज नॉट अ रियल करंट, नॉट अ रियल करंट। मतलब ऐसा कोई सही में करंट वरंट नहीं होता है, ये एक फिक्सियस करंट है या सूडो, जैसे सूडो फोर्स तो आपने पढ़ा है ना मैकेनिक्स में। सूडो फोर्स कोई रियल फोर्स होता है क्या? नहीं, वो तो बस एक मैथमेटिकल एडजस्टमेंट होता है। किसके लिए? तो जब आप चीजों को नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखना स्टार्ट करते हैं, यानी एक्सेलरेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखना स्टार्ट करते हैं, तो कुछ लॉज हैं, स्पेसिफिकली न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, वो फेल होने लगता है। तो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन फेल ना हो जाए, उसको फेल होने से बचाने के लिए एक मैथमेटिकल जुगाड़ लेकर आते हैं। वही जुगाड़ क्या है? सूडो फोर्स। तो ठीक वैसे ही यहां पर हमारे पास कुछ लॉज हैं जिसमें प्राइमरली है एम्पियर सर्किटल लॉ। तो वो एम्पियर सर्किटल लॉ कुछ स्पेसिफिक सिचुएशन में फेल हो जाता है, तो उसे फेल होने से बचाने के लिए एक जुगाड़ है, वही मैथमेटिकल एडजस्टमेंट आपका डिस्प्लेसमेंट करंट। ये कोई रियल करंट नहीं है, कोई रियल करंट नहीं है, यानी इट इज अ सूडो करंट। ठीक है, सूडो करंट होता है। ठीक है, सूडो करंट, या इसी को मैं लिख लेता हूं, इट इज अ मैथमेटिकल एडजस्टमेंट, मैथमेटिकल एडजस्टमेंट। ठीक है, तो कहां पर जरूरत पड़ती है इस सूडो करंट की या इस फिक्सियस करंट की? तो आंसर इज लॉजिकल है कि वहीं जरूरत पड़ेगी जहां कंडक्शन करंट नहीं होगा। आप इस चीज को इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि ये कंडक्शन या कन्वेंशनल करंट का एक तरीके से रिप्लेसमेंट होता है। रिप्लेसमेंट होता है मतलब कुछ ऐसी जगहें हैं जहां पर कंडक्शन करंट नहीं पहुंच पाया, तो वहां पर ये मैथमेटिकल जुगाड़ हम लोग फिट कर देते हैं।
ये रिप्लेसमेंट है आपके कंडक्शन करंट का। ठीक है, तो कहां पर नहीं पहुंचा कंडक्शन करंट या कन्वेंशनल करंट? तो हम लोग जो अभी एग्जाम्पल डिस्कस कर रहे थे कि जैसे ये हमारे पास था एक ऐसा कंडक्टर का प्लेट, इस कंडक्टर के प्लेट को आपने ऐसे किसी बैटरी से जोड़ रखा है, बैटरी से जोड़ रखा है। ठीक है, अब यहां पे यदि मैं एक बार के लिए बोलूं कि ऐसा एक लूप बना लीजिए, क्या बना लीजिए? एक ऐसा लूप बना लीजिए ऐसा। इस लूप का नाम है एम्पीरियन लूप, एम्पीरियन लूप। और इस लूप के लिए लगाइएगा जरा एम्पियर सर्किटल लॉ। तो आप बोलेंगे बिल्कुल एम्पियर सर्किटल लॉ लग जाएगा, यानी इंटीग्रल बी डॉट डीएल इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ आई नेट हो जाएगा ना। तो यहां से आप मैग्नेटिक फील्ड बी की वैल्यू निकाल लेते हैं, विच इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2πr होता है। बिल्कुल सही बात, ठीक है, ये पढ़ के आ रहे हैं। लेकिन यदि मैं एक बार के लिए बोलूं कि इस बीच वाले रीजन में आप वैसा ही एम्पीरियन लूप लगाइए और एम्पियर सर्किटल लॉ लगाइए, तो यहां पे यदि आप एम्पियर सर्किटल लॉ लगाने आएंगे तो आप बोलेंगे इंटीग्रेशन ऑफ बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ आई नेट। और बीच में क्या है? बीच में तो हवा है, बीच में तो हवा है, और हवा से कोई चार्ज पार्टिकल थोड़ी फ्लो होता है। चार्जेस तो फ्लो कहां से होते हैं? वायर में। चार्जेस कहां से फ्लो होते हैं? वायर में। तो यहां कोई करंट नहीं है, यहां कोई करंट नहीं है, तो आप लिखेंगे म्यू नॉट टाइम्स ऑफ जीरो। तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड भी कितना आना चाहिए? जीरो। लेकिन मैंने क्या बोला कि यदि यहां पे आप कोई बार मैग्नेट, मैग्नेटिक निडल या मैग्नेटिक सब्सटेंस रखते हैं तो उस पर कुछ फोर्स काम कर रहा होता है, उस पर कुछ टॉर्क काम कर रहा होता है, यानी मैग्नेटिक फील्ड तो यहां है, मैग्नेटिक फील्ड तो यहां है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये हमारा एम्पियर सर्किटल लॉ यहां पर फेल हो गया, एम्पियर सर्किटल लॉ फेल हो गया। तो बस यहीं पे हमें जरूरत है डिस्प्लेसमेंट करंट को लेकर आने की, ताकि एम्पियर सर्किटल लॉ हमारा फेल होने से बचाया जा सके। आई होप वाली बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो मैं ये कह रहा था कि आप इसी बात को इस तरीके से भी ऐसे भी सोच सकते हैं कि ये जो एम्पियर सर्किटल लॉ हम लोग लगा रहे हैं, इंटीग्रल बी डॉट डीएल इज म्यू नॉट टाइम्स ऑफ आई नेट, तो ये आई नेट में हम लोग सिर्फ और सिर्फ कंडक्शन करंट ही लिखते आ रहे हैं। लेकिन कंडक्शन करंट ही इकलौता करंट नहीं है, एक दूसरे टाइप का करंट और है जिसका नाम है डिस्प्लेसमेंट करंट। मतलब वो कोई रियल करंट तो नहीं है, क्योंकि यहां पे एक्चुअल चार्ज पार्टिकल का तो मोशन हुआ नहीं है, वो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पार्टिकल वाली कोई चीज तो यहां पर है नहीं, समझ रहे हैं? तो ये कोई रियल करंट नहीं है, कोई रियल करंट नहीं है। तो इसे हमें थोड़ा सा मॉडिफाई करना होता है इसको फेल होने से बचाने के लिए, और वो मॉडिफिकेशन हमारा कुछ ऐसा होगा, वो मॉडिफिकेशन हमारा कुछ ऐसा होगा कि हम लोग इसे लिख देंगे दिस इज इंटीग्रल बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ कंडक्शन करंट प्लस डिस्प्लेसमेंट करंट, कंडक्शन करंट प्लस डिस्प्लेसमेंट करंट। ठीक है, क्योंकि इस रीजन में हमारे पास जो करंट है उसी करंट का नाम डिस्प्लेसमेंट करंट है। ऑल राइट, ऑल राइट, ऑल राइट, ठीक है। तो एक काफी इंटरेस्टिंग रिजल्ट है, वो रिजल्ट ध्यान रखिएगा, बहुत सारे सवालों मतलब इस रिजल्ट पर बेस्ड भी आ जाते हैं, जिसके लिए आपको पेन चलाने की भी जरूरत नहीं है। वो ये है कि यदि यहां फ्लो होने वाला कंडक्शन करंट आई है, आई, कंडक्शन करंट कितना है? आई है, तो इस रीजन में जो डिस्प्लेसमेंट करंट होगा वो डिस्प्लेसमेंट करंट भी आई के बराबर होगा। जो कंडक्शन करंट की न्यूमेरिक वैल्यू होगी ना, वही डिस्प्लेसमेंट करंट की वैल्यू होगी, वही डिस्प्लेसमेंट करंट की भी वैल्यू होगी, यानी ये डिस्प्लेसमेंट करंट भी किसके बराबर होगा? आई के बराबर होगा। एज ए रिजल्ट ऑफ विच यहां से मतलब ये इस वायर से आर डिस्टेंस ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड था ना, तो बिल्कुल यहां से आर डिस्टेंस ऊपर सेम मैग्नेटिक फील्ड है, सेम मैग्नेटिक फील्ड है। तो यहां पर भी अब जो मैग्नेटिक फील्ड है वो म्यू नॉट आई अपॉन 2πr के बराबर ही है। आई की बजाय मैं आई डी लिख देता हूं, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ आई डी इज सेम एज आई सी इज इक्वल टू आई, आई डी सेम एज आई सी इज इक्वल टू आई। समझ गए? तो इसमें मैं तीसरा पॉइंट ऐड कर रहा हूं कि टू वैलिडेट एम्पियर्स लॉ,
it is a mathematical adjustment needed. It is a mathematical adjustment needed. ठीक है, मैं फिर से अपनी बात रिपीट कर दूं, दिस इज नॉट अ रियल करंट, दिस इज फिक्सियस करंट, इमेजिनरी करंट. ठीक है, ऐसा कोई रियल में चार्ज पार्टिकल का ट्रांसमिशन इस दोनों प्लेट के बीच में नहीं हुआ है. बस ये सारी कहानी हमें इसलिए करनी पड़ रही है ताकि एम्पियर सर्किटल लॉ फेल ना हो जाए. ठीक है, चलिए, आई होप डिस्प्लेसमेंट करंट की कहानी समझ में आ गई है. ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग फटाफट से जो फॉर्मूला है डिस्प्लेसमेंट करंट का वो भी एक बार के लिए निकाल लेते हैं. तो फॉर्मूला मैं एक बार के लिए सीधा सीधा लिख देता हूं, निकाल के दिखा भी देता हूं. डिस्प्लेसमेंट करंट इज एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ डी फाई ई बाई डी टी होता है. एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ डी फाई ई बाई डी टी. फाई ई ये क्या है? तो देखिए, इस चैप्टर में कहीं मैग्नेटिक फ्लक्स आएगा, कहीं इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगा. तो फाई ई से मेरा मतलब है इलेक्ट्रिक फ्लक्स. फाई ई से क्या मतलब है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स. इलेक्ट्रिक फ्लक्स. तो एप्सिलॉन नॉट टाइम्स रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डिस्प्लेसमेंट करंट. देखिए, डेरिवेशन कुछ इसका ऐसा सच खास है नहीं, तुरंत ही हो जाएगा. तो जैसे ये हमारे पास, ऐसा देख लीजिए, ये हमारे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ले लेता हूं. ठीक है, किसी इंस्टेंट पर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पर चार्ज प्लस क्यू और माइनस क्यू है, क्योंकि ये किसी बैटरी से ऐसे कनेक्टेड है. ठीक है, तो इस रीजन में ऐसी कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगा टाइम का फंक्शन, क्योंकि ये कैपेसिटर चार्ज हो रहा है, चार्जिंग वाले प्रोसेस में है ऐसा. तो डिस्प्लेसमेंट करंट, अच्छा एक छोटी सी बात यहीं पे सुन लीजिए, डिस्प्लेसमेंट करंट यहां पर कब तक रहेगा? जब तक इलेक्ट्रिक फ्लक्स बदलेगा. इलेक्ट्रिक फ्लक्स कब तक बदलेगा? जब तक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बदलेगी. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कब तक बदलेगी? जब तक कैपेसिटर पर चार्ज बदलेगा, है ना. एक बार जब कैपेसिटर कंप्लीटली चार्ज हो गया, कैपेसिटर पर चार्ज कांस्टेंट कैपिटल क्यू और माइनस क्यू आ गया, तो इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हो गया. इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हो गया तो फ्लक्स कांस्टेंट हो गया. फ्लक्स कांस्टेंट हो गया तो डिस्प्लेसमेंट करंट जीरो हो गया, क्योंकि फिर उसके बाद तो कंडक्शन करंट भी जीरो हो गया, है ना भाई. कैपेसिटर जब कंप्लीटली चार्ज हो जाएगा तो सर्किट में करंट कितना हो जाएगा? जीरो, है ना. ठीक, तो सुनिएगा, ऐसा है कि यहां पे ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक प्लेट की वजह से Q अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट, दूसरे प्लेट की वजह से भी Q अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट. तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज Q अपॉन a एप्सिलॉन नॉट. ये ठीक है. तो यहां से Q कितना है? Q इज इक्वल टू E इंटू a इंटू एप्सिलॉन नॉट. ठीक है, या Q छोड़िए, एक बार के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड से फिर हम लोग फ्लक्स लिख लें. तो फ्लक्स इज इक्वल टू ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर. फ्लक्स कहां से लिख रहे हैं? तो फ्लक्स ऐसा है कि जैसे ये यहां पर हम लोगों ने कोई एक ऐसा ए यूनिट का एरिया असाइन कर लिया, इसका एरिया वेक्टर इधर है, तो फ्लक्स इज ई डॉट ए, यानी कि फ्लक्स इज इक्वल टू ई इंटू ए इंटू कॉस ऑफ 0 डिग्री. इलेक्ट्रिक फील्ड है Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, एरिया है ए से ए कैंसिल आउट हो गया. तो यहां से आप कह सकते हैं कि चार्ज Q इज इक्वल टू फाई इंटू एप्सिलॉन नॉट. ठीक है, कौन सा फाई? तो ये फाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स. इलेक्ट्रिक फ्लक्स. करंट क्या है? तो करंट आई डिफाइन करने के लिए तो ऐसे ही करेंगे कि करंट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, भले ही एक्चुअली यहां से कोई चार्ज फ्लो ना हुआ हो तब भी. समझ रहे हैं? तो डिस्प्लेसमेंट करंट इज डी क्यू बाई डी टी, दैट इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ क्यू, दैट इज फाई इंटू एप्सिलॉन नॉट. तो ये लीजिए भाई, यहां से हमारे पास डिस्प्लेसमेंट करंट का फॉर्मूला आ गया, एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ डी फाई ई बाई डी टी. एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ डी फाई ई बाई डी टी.
तो इस डिस्प्लेसमेंट करंट के होने के लिए जो नेसेसरी कंडीशन है वो ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का टाइम का फंक्शन होना, यानी फ्लक्स का टाइम का फंक्शन होना या फ्लक्स का चेंज होना या इलेक्ट्रिक फील्ड का चेंज होना। इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे ही कांस्टेंट, फ्लक्स वैसे ही कांस्टेंट, डिस्प्लेसमेंट करंट वैसे ही जीरो, डिस्प्लेसमेंट करंट वैसे ही जीरो। चलिए एक दो सवाल बताइए इसके ऊपर फटाफट। जैसे किसी रीजन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड है और इलेक्ट्रिक फील्ड है 2t³ न्यूटन पर कूलम, ठीक है। ये यहां पर हमारे पास कोई एक ऐसा सा क्रॉस सेक्शनल एरिया है और ये एरिया है 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया सरफेस ऐसा प्लेस्ड है सच दैट एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर। तो फाइंड डिस्प्लेसमेंट करंट की वैल्यू, डिस्प्लेसमेंट करंट की वैल्यू। डिस्प्लेसमेंट करंट आपको बताना है, क्या बताना है? डिस्प्लेसमेंट करंट। तो डिस्प्लेसमेंट करंट आईडी इज एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ डी फाई ई बाई डी टी, ठीक है, डी फाई ई बाई डी टी। तो एप्सिलॉन नॉट तो ठीक है, क्या लिखेंगे आप इसे? डी बाई डी टी ऑफ फाई, फाई इज ई डॉट ए, यानी कि E हो गया हमारे पास 2t³ और एरिया कितना था? एरिया था 4 इंटू 10 रेज टू दी पावर -4, ठीक है। तो दिस इज 8 एप्सिलॉन नॉट इंटू 10 रेज टू दी पावर -4, तो बाहर t³ का डिफरेंशिएशन कितना हो गया? 3t स्क्वायर, 3t स्क्वायर। तो ये हमारे पास कितना हो गया? 24 एप्सिलॉन नॉट t स्क्वायर इंटू 10 रेज टू दी पावर -4, ये ठीक है। ये है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट करंट, ये है क्या? डिस्प्लेसमेंट करंट। तो आप देख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट भी टाइम का फंक्शन है, डिस्प्लेसमेंट करंट भी क्या है? कांस्टेंट नहीं है, वो भी टाइम का फंक्शन है। जैसे किसी टाइम पे आपसे पूछ लिया जाए कि डिस्प्लेसमेंट करंट की वैल्यू बताइए, दूसरा डिस्प्लेसमेंट करंट बताइए एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स पर, तो वो क्या होगा? तो डिस्प्लेसमेंट करंट इज 24 एप्सिलॉन नॉट 2 का स्क्वायर कितना? 4 इंटू 10 रेज टू दी पावर -4, ठीक है। तो ये कितना हो गया? 96 एप्सिलॉन नॉट इंटू 10 रेज टू दी पावर -4, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट करंट एम्पियर, एम्पियर। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू डाल दीजिएगा 8.85 इंटू 10 रेज टू दी पावर -11 होता है, 12 होता है, देख लीजिएगा, ठीक है। वो वैल्यूज डाल दीजिएगा, ओके। चलिए एक दो और बताइए। अच्छा, जैसे यहीं पे देख लीजिए, अभी के लिए एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर दोनों पैरेलल थे, तो थीटा कितना लिया? 0 लिया। यदि कभी एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड से किसी एंगल पर आ जाएगा तो फ्लक्स जो है, ये जो फ्लक्स है, दिस इज एप्सिलॉन नॉट डी बाई डी टी ऑफ ई इंटू ए इंटू कॉस ऑफ थीटा होता है। तो यहां थीटा ई वेक्टर और ए वेक्टर के बीच का एंगल होता है। यदि एरिया किसी दूसरे एंगल पर आ गया तो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के बीच में कुछ एंगल होगा, कुछ एंगल होगा, तो वो एंगल अपने फॉर्मूले में डाल दीजिएगा, ठीक है, हो जाएगा। तो क्या करना है हमें? हमें निकालना है डिस्प्लेसमेंट करंट इस छोटे वाले रीजन से। तो एक बार के लिए बड़े वाले रीजन का एरिया कैपिटल ए लिख लेता हूं और छोटे वाले रीजन का एरिया स्मॉल ए लिख लेता हूं, ठीक है। किसी इंस्टेंट पर यहां पर चार्ज Q, तो यहां पर चार्ज -Q मान लेता हूं। मुझे पता है इस रीजन में ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड है Q अपॉन कैपिटल ए एप्सिलॉन नॉट होगा, Q अपॉन कैपिटल ए एप्सिलॉन नॉट होगा। कैपिटल ए इज बड़े वाले का एरिया है, क्योंकि Q अपॉन कैपिटल ए ही चार्ज डेंसिटी सिग्मा है। तो इस छोटे वाले रीजन से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो क्या होगा? तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू छोटे वाले का एरिया, छोटे वाले का एरिया A इंटू कॉस ऑफ 0 डिग्री, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो इसी दिशा में है और एरिया वेक्टर भी इसी दिशा में है, ये ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है Q अपॉन कैपिटल A एप्सिलॉन नॉट इंटू स्मॉल a इंटू कॉस ऑफ 0, तो हमारे पास कितना है? 1, ठीक है, ऑल राइट, ठीक है। चलिए
हमें क्या चाहिए था, हमें तो डिस्प्लेसमेंट करंट चाहिए था। तो डिस्प्लेसमेंट करंट इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ डी फाई ई बाई डी टी। तो देखिएगा ये एप्सिलॉन नॉट ठीक है, अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट ठीक है, इंटू स्मॉल ए ठीक है, इंटू डी क्यू बाई डी टी। तो यही डी क्यू बाई डी टी तो हमारे पास ये आई दे रखा है। डी क्यू बाई डी टी क्या है, ये तो करंट आई है। दिस आई इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी, क्योंकि इसी करंट आई के फ्लो होने की वजह से इस सर्कुलर प्लेट पर चार्ज जो है वो बदल रहा है। तो ये लीजिए भाई, यहां से हमारे पास डिस्प्लेसमेंट करंट इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट कैंसिल, स्मॉल ए क्या लिखेंगे, पाई स्मॉल आर स्क्वायर, कैपिटल ए क्या लिखेंगे, पाई कैपिटल आर स्क्वायर, इनटू डी क्यू बाई डी टी इज आई, पाई से पाई निपटा। तो डिस्प्लेसमेंट करंट इज कंडक्शन करंट इनटू आर स्क्वायर बाई कैपिटल आर स्क्वायर। बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं, आपको ये इतना तामझाम नहीं करना है, कोई बात नहीं। आप सीधा बोलिए कि भाई जो पूरा पूरा पाई कैपिटल आर स्क्वायर एरिया है वहां से फ्लो होने वाला करंट कितना है, तो वहां से टोटल करंट जो फ्लो हो रहा है वो डिस्प्लेसमेंट करंट आईडी इज सेम एज, अभी मैंने क्या बताया कि इस रीजन का जो डिस्प्लेसमेंट करंट है वो किसके बराबर है, वो सेम एज कंडक्शन करंट के बराबर है। तो दिस आईडी सेम एज आई। ओके, तो एक यूनिट एरिया से कितना करंट फ्लो हो रहा है, तो यूनिट एरिया से आई अपॉन पाई आर स्क्वायर फ्लो हो रहा है। आपको कितने एरिया से चाहिए, तो आपको तो पाई स्मॉल आर एरिया से करंट चाहिए, तो आई अपॉन पाई कैपिटल आर स्क्वायर इंटू पाई स्मॉल आर स्क्वायर, खत्म। ठीक है, यही हमारा डिस्प्लेसमेंट करंट हो गया छोटे वाले रीजन से। ओके, चलेगा, ठीक है, ऐसे भी सोच सकते हैं, कोई बुराई नहीं, ठीक है। लेकिन एक बार के लिए मैंने तो फॉर्मूला पढ़ा है, तो इसी तरीके से ऐसे कर लिया, ठीक है। चलिए, तो dv बाई dt आपको दे रखा है, ठीक। तो अब फिर से क्या पूछा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है कि डिस्प्लेसमेंट करंट बताओ। डिस्प्लेसमेंट करंट आपने क्या लिखा, तो डिस्प्लेसमेंट करंट आपने लिखा एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ डी फाई ई बाई डी टी, ये ठीक है। तो एप्सिलॉन नॉट तो ठीक है, आप इसे लिख देंगे डी बाई डी टी, और फाई को आप लिख देंगे ई इंटू ए, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डिफरेंस में क्या होता है रिलेशन, तो ये एप्सिलॉन नॉट ठीक है, डी बाई डी टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या लिखेंगे बताइए, पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा वी इज इक्वल टू ई डॉट डी होता है, तो ई इज इक्वल टू डेल्टा वी बाई डी लिख देते हैं, ठीक है। यानी कि v बाई डी इंटू ए, कैपेसिटर का ये प्लेट एरिया तो एक ही है, दोनों प्लेट के अक्रॉस का सेपरेशन सेम ही होगा, मैंने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इसीलिए ड्रॉ भी किया था। तो आप ये देखिए कि ये a एप्सिलॉन नॉट बाई डी तो हमारे पास बाहर आ गया, और ये dv बाई डी टी, तो ये a एप्सिलॉन नॉट बाई डी ही हमारा कैपेसिटेंस है, और ये कैपेसिटेंस कितना है 5 फैरेड, और dv बाई डी टी बकायदा आपको दे रखा है 2। तो आंसर टू द क्वेश्चन इज 10 एम्पियर, ठीक है। आंसर कितना है 10 एम्पियर। चलिए, ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं, और अगला टॉपिक है हमारा मैक्सवेल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इक्वेशन। तो ये जो वेव इक्वेशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इक्वेशन जो मैक्सवेल ने प्रपोज किया है, दिया है, वो एक्चुअली मैक्सवेल की इक्वेशन नहीं है, वो टाइम टू टाइम तो अलग अलग लोगों ने दिया था। इट इज समथिंग लाइक कि मैक्सवेल सर ने बस उसको कंपाइल किया था और बताया कि ये जो पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म आपने पढ़ा है, पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो अभी लास्ट 3-4 महीने से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, उसके सबसे इंपॉर्टेंट 4 इक्वेशन जो हैं वही मैक्सवेल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इक्वेशन है। मतलब आप इस बात को इस तरीके से भी बोल सकते हैं कि पूरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की जो सारी की सारी मेजर थ्योरीज हैं वो इन्हीं 4 इक्वेशंस का डेरिवेटिव है, ठीक है। तो ये चारों इक्वेशन इनके इक्वेशन नहीं है, सुनिएगा। जो पहला इक्वेशन है मैक्सवेल का, जो 4 इक्वेशंस हैं, इसमें 4 इक्वेशन हमें पढ़ने हैं। उसमें से पहला है हमारे पास गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैट, गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैट, है ना। तो ये लॉ किसने दिया था, ये तो गॉस ने दिया था, है ना।
मतलब कि ये मैक्सवेल के इक्वेशंस नहीं है, मैक्सवेल के लॉज नहीं है, ठीक है। इन्होंने बस 4 मेजर इक्वेशंस फ्रेम करके समराइज किया था कि यही 4 इक्वेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इक्वेशन है पूरे इलेक्ट्रोडायनामिक्स में या पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में, ठीक है। तो क्या है गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैट, ये पूरा मैं लिखाऊंगा नहीं, ये हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैट में ऑलरेडी कर ही रखा है, बस एक बार देख लीजिए कि जैसे यहां पर हमारे पास कोई एक पॉइंट चार्ज है Q1, यहां पर कोई दूसरा पॉइंट चार्ज है Q2, यहां पर कोई तीसरा पॉइंट चार्ज है Q3, यहां पर कोई चौथा पॉइंट चार्ज है Q4। यदि आपको इस क्लोज्ड सरफेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिखना है, क्या लिखना है, इस बंद सरफेस से फ्लक्स, तो यहां कहीं पर जैसे एक छोटा सा सरफेस एरिया मान लेते हैं, ये छोटा सा सरफेस एरिया वेक्टर है ds वेक्टर, ठीक है। और इन सभी चार्जेस की वजह से Q1, Q2, Q3, Q4 सबकी वजह से मान लेते हैं कि एक बार के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड और ds वेक्टर के बीच में कुछ एंगल है थीटा, तो इस छोटे से सरफेस से आप एक छोटा सा इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिखते हैं और वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है E वेक्टर डॉट ds वेक्टर। फिर यदि आपको इस पूरे सरफेस से यही काम करना हो, यानी पूरे सरफेस से यदि फ्लक्स निकालना हो, तो ऐसे सभी छोटे 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 सरफेसेस से ऐसा ही छोटा 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 फ्लक्स होता है, इन सभी को आप जोड़ देते हैं तो आप क्या लिखते हैं, ये जो नेट फ्लक्स है दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ E वेक्टर डॉट ds वेक्टर, ये बराबर होता है किसके, तो ये बस इस सरफेस के अंदर वाले चार्ज को एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर देने के बराबर होता है। ये Q इनसाइड क्या है, तो जस्ट इनसाइड का चार्ज जो अभी के लिए Q1 प्लस Q2 के बराबर है, और इस Q1 और Q2 को भी हम लोग प्रॉपर साइन के साथ लिखा करते हैं। कैसे लिखते हैं, प्रॉपर साइन के साथ लिखा करते हैं। आई होप ये बात सही है, ठीक है। तो स्टेटमेंट वगैरह हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैट में लिख रखा है, दोबारा से उसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक। चलिए दूसरे लॉ के बारे में बात करते हैं। तो दूसरा है गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म, सेकेंड इज गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म। गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म क्या है, तो गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म है कि फिर से वैसे ही हमारे पास कोई एक बंद सरफेस है, कोई बंद सरफेस है, ठीक है, और इस बंद सरफेस से दोबारा से हमें फ्लक्स निकालना है, लेकिन अब की बारी इलेक्ट्रिक नहीं बल्कि मैग्नेटिक फ्लक्स निकालना है, मैग्नेटिक फ्लक्स निकालना है। मान लेते हैं इधर किसी पॉइंट पर आपने फिर से ऐसा सा एक छोटा सा सरफेस एरिया लिया और यहां पर मैग्नेटिक फील्ड कुछ इधर है, B और ds के बीच में फिर से कुछ एंगल है थीटा, तो ये जो इंटीग्रेशन ऑफ B वेक्टर डॉट ds वेक्टर होता है वो किसी भी क्लोज्ड सरफेस के लिए हमेशा 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 0 के बराबर होता है। हमेशा किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। अच्छा, ये इस चीज का हम लोगों ने बकायदा एक नाम भी दिया था, इसे कहा था सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वैसे ही इसे क्या कहेंगे, सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ क्लोज्ड सरफेस इज ऑलवेज 0, है ना। ऐसा क्यों हुआ, तो ऐसा इसलिए हुआ, जैसे ये एक मैग्नेट है हमारे पास, ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल है और ये है मैग्नेट का साउथ पोल। मैग्नेट के नॉर्थ पोल से ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकली और यही मैग्नेटिक फील्ड लाइन फिर मैग्नेट के साउथ पोल में टर्मिनेट कर गई। तो आउटसाइड ऑफ द मैग्नेट ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन ट्रैवल कर रही है नॉर्थ से साउथ, और इनसाइड द मैग्नेट ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन ट्रैवल कर रही है साउथ से नॉर्थ। अब आप अपना जो गॉसियन सरफेस है, गॉसियन सरफेस वो कहीं पर भी बनाइए, कहीं पर भी बनाइए। लेट से आपने अपना गॉसियन सरफेस ऐसा बना दिया, ऐसा, तो इस गॉसियन सरफेस में जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटर करेगी उतनी ही मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस गॉसियन सरफेस से बाहर भी जाएगी। फ्लक्स होता क्या है, फ्लक्स होता है रिप्रेजेंटेशन उन सभी मैग्नेटिक या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के नंबर का जो किसी सरफेस को लिंक होती है। तो भाई जितनी फील्ड लाइन अंदर आई उतनी ही फील्ड लाइन तो बाहर गई, जितनी फील्ड लाइन अंदर आई, जैसे यहां पर आपने कोई सरफेस बनाया तो जितनी फील्ड लाइन अंदर आई उतनी फील्ड लाइन बाहर गई, तो इंटीग्रल B डॉट ds कितना होगा, 0। यदि आपने एक बार के लिए अपना गॉसियन सरफेस ऐसा ड्रॉ कर दिया जैसे उसके अंदर सिर्फ मैग्नेट का साउथ पोल है, क्या है, सिर्फ साउथ पोल है,
तो यहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे अंदर आ रही है और दूसरी साइड से फिर से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहां जा रही है, बाहर जा रही है। तो इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एस कितना होगा, 0 होगा। आई बात समझ? ठीक है, चलिए ये हो गया दूसरा। नेक्स्ट बात करते हैं तीसरे लॉ के बारे में। ठीक है, तो तीसरा है फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फैराडेज लॉ ऑफ ईएमआई। ठीक है, फैराडेज लॉ ऑफ ईएमआई क्या है? तो फैराडेज लॉ ऑफ ईएमआई, जैसे इस रीजन में मैं बोलूं कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो टाइम का फंक्शन है, तो मैग्नेटिक फील्ड के टाइम के फंक्शन होने की वजह से यहां पर यदि मैं एक लूप ऐसा बना लूं दूसरा, इस लूप के अंदर से भी जो लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स है वो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में बकायदा हम लोगों ने पढ़ लिया है कि यहां पे यदि आपको इंड्यूस्ड ईएमएफ लिखना है तो दैट इंड्यूस्ड ईएमएफ इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स होता है। ईएमएफ क्या होता है, डी फाई बाई डी टी। इसमें माइनस साइन तो वो लेंज लॉ की वजह से आता है जो हमें डायरेक्शन के बारे में बताता है। ठीक है, अच्छा, इसी ईएमएफ को हम लोग एक और स्टाइल से लिखते हैं कि ईएमएफ बेसिकली क्या है, तो ईएमएफ है किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को इस पूरी लूप में घुमाने का वर्क डन। इस पूरी लूप में एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को घुमाने का जो वर्क डन है तो वो भी पोटेंशियल डिफरेंस ही होगा, वो भी ईएमएफ ही होगा। यानी इसी ईएमएफ को आप क्या लिख सकते हैं, तो दिस इज सेम एज इंटीग्रेशन ई डॉट डी आर, पूरी लूप के लिए ये हो गया वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो क्यू से क्यू हमारा कैंसिल आउट हो गया, यानी इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर, दिस इज इक्वल टू क्या होगा, तो डी फाई बी बाई डी टी के बराबर होगा। तो ये जो 4 लॉज में से 3 लॉज अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है, तो नया तो बस गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म ही पढ़ा है। ये ऑलरेडी हम लोगों ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में पढ़ रखा था, ये तो ऑलरेडी हम लोगों ने ईएमआई में पढ़ ही रखा है। ठीक है, कि ये जो लाइन इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है अराउंड अ क्लोज लूप, दिस इज सेम एज रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स है। ये फाई क्या है, ये फाई मैग्नेटिक फ्लक्स है ना, मैग्नेटिक फ्लक्स। दिस इज डी फाई बी बाई डी टी। चलिए ठीक है, सिंपल। फोर्थ देखिएगा, फोर्थ इज मॉडिफाइड एम्पियर्स सर्किटल लॉ, या इसी को मैक्सवेल्स एम्पियर लॉ भी कहते हैं। ठीक है, और मैक्सवेल्स एम्पियर सर्किटल लॉ। ठीक है, तो यहां पे अब हम लोग बात करने जा रहे हैं उस बारे में कि जैसे मान लेते हैं हमारे पास सिंपली ये कोई करंट कैरिंग वायर है। ठीक है, या करंट कैरिंग वायर भी आप हटाइए, आप सिंपली जो एम्पियर सर्किटल लॉ था, तो वो एम्पियर सर्किटल लॉ हमारे पास क्या होता था, तो एम्पियर सर्किटल लॉ एक बार देख ही लीजिए कि ये कोई एक ऐसा करंट कैरिंग वायर है जिसके अराउंड आपने एक ऐसा एम्पीरियन लूप बना दिया है। तो इस एम्पीरियन लूप के लिए आप लिखते थे लाइन इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ क्लोज्ड लूप, यानी बी डॉट डी एल, दिस इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ पहले मतलब इस मैक्सवेल के इस कॉन्सेप्ट के इंट्रोड्यूस किए जाने के पहले जो आपका एग्जैक्ट एम्पियर सर्किटल लॉ था वो तो बस ये था कि इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ कंडक्शन करंट। क्या था, सिर्फ कंडक्शन करंट। अभी ये मॉडिफिकेशन में बस आपको ये लिखना है कि ये यहां पर हम लोग नेट करंट लिखेंगे। नेट करंट में कंट्रीब्यूशन कंडक्शन करंट का तो होगा ही सही, उसके साथ साथ लेट से इस रीजन में एक ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड है जो टाइम का फंक्शन है,
तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड के बदलने की वजह से ये जो नेट करंट है इसमें दोनों जनों का कंट्रीब्यूशन होगा। कंडक्शन करंट तो होगा ही सही, कंडक्शन करंट तो होगा ही सही। दूसरा जो हमारा फिक्सियस करंट है, जो सूडो करंट है, जिसे हम लोग डिस्प्लेसमेंट करंट बोलते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ तभी आता है जब इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड का चेंज होता है, उसे भी इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। यही हमारा मॉडिफाइड एम्पियर सर्किटल लॉ है। यानी कि एम्पियर सर्किटल लॉ इज इंटीग्रेशन ऑफ बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर, यानी लाइन इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ क्लोज लूप। ये किसके बराबर होगा? तो दिस इज म्यू नॉट टाइम्स ऑफ कंडक्शन करंट प्लस डिस्प्लेसमेंट करंट के बराबर होगा। तो लिखने के लिए हम लोग ऐसा लिखेंगे, यदि IC 0 है, आप यही कहना चाह रहे हैं ना, यदि IC आपका 0 हो गया तो फिर इंटीग्रेशन ऑफ B डॉट DL इज इक्वल टू, इसको मैं इधर से लिखता हूं फिर, कि यदि IC आपका 0 है तो फिर इंटीग्रेशन ऑफ B डॉट DL इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट। डिस्प्लेसमेंट करंट था एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ d phi e बाई dt। तो ये जो दो इक्वेशन है, ये इक्वेशन 3 और 4, ये कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहे हैं, देखिए किस बात को, कि एक ऐसा रीजन जहां पर मैग्नेटिक फील्ड टाइम का फंक्शन हो, यानी मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो, तो वो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है या इंड्यूस करता है एक इलेक्ट्रिक फील्ड को। और फिर इसका उल्टा, कि एक ऐसा रीजन जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम का फंक्शन हो, इलेक्ट्रिक फील्ड चेंजिंग हो, तो वो चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं ना कहीं इंड्यूस करता है या क्रिएट करता है एक मैग्नेटिक फील्ड को। आई होप ये बात सही है, ठीक है। तो हम लोगों ने जो नई बातें सीखी है, जो नया समझा है, वो इक्वेशन 4 है मॉडिफाइड एम्पियर सर्किटल लॉ, और इक्वेशन 2 है गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म। अदरवाइज पहले से तो 2 इक्वेशंस आपने पढ़ी रखा था, ठीक है, सिंपल, ओके।